आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। हेडिंग से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। अगर आप लोग पहला और दूसरा टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी चैनल पर डाला हुआ है और इससे जस्ट पहले आपको दिख भी रहा होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैसे अभी ये चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग ज़रूर पढ़िए। इसको पढ़ लेते हैं पहले। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वही निरोगी है। बहुत ही बढ़िया बात इसमें कही गई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अन्येन जातानि जीवंती पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। इसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है, ठीक है, हाईलाइट कर दिए हैं। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। हम प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ आप लोग मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके रविवार तक का क्या क्या आहार लेते हैं सूची बना सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर हम अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए, ठीक है। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता और अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता पाई जाती है। क्या आपको लगता है हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। सभी क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों के आहार के बारे में जानते हैं, ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाए जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत भी कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में कुछ उदाहरण अगर लिखित है, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी जरूर याद रखेंगे कि किस राज्य में कौन सा फसल उगाया जाता है और कौन सा खाद्य पदार्थ खाया जाता है। जैसे पंजाब है, पंजाब में मक्का, गेहूँ, चना, दाल ये सब उगाई जाती है और खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ जो कि पंजाब में है क्या क्या? मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। इसी तरह से वहाँ के पीने योग्य पेय पदार्थ है वो लस्सी है, छाछ है, दूध है, चाय है, ठीक है। इसी तरह कर्नाटक में है चावल, रागी, उड़द और नारियल। इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पालिया, रसम, चावल इत्यादि वहाँ के खाद्य पदार्थ है। कहाँ का? कर्नाटक का। छाछ, कॉफ़ी, चाय ये सब वहाँ के पेय पदार्थ है। मणिपुर का देखो, चावल है, बांस है, सोयाबीन है, यह सब मणिपुर का उगाई जाने वाली भोज्य पदार्थ है। आगे मणिपुर में चावल, इरोम्बा चटनी होता है, उती पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, सिंगजू और कांगसोई यह सब वहाँ का यानी कि मणिपुर का खाद्य पदार्थ है। बिना दूध की चाय मणिपुर में पिया जाता है, पेय पदार्थ है। आगे, क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए।
क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वही कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो केवल किसी विशेष राज्य में खाए जाते हैं। ठीक है, आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार जलवायु परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्ति तथा विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलें की खेती स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। देखिए, समय के साथ भोजन पकाने की पद्धति कैसे परिवर्तित हुई। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धति एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें, भोजन पकाने की पद्धति परिवर्तित हो गई है? आइए पारस्परिक चर्चा करें। आपके वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतें, भोजन बनाने की पद्धति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्न दिए गए हैं। ये सब देखिए, किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा, पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धति किस प्रकार परिवर्तित हो गई है? खान पान संबंधित ये बदलाव किस कारण से हुए हैं? ये सारे प्रश्न अपने वयोवृद्ध से पूछ सकते हैं। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार ले, यानी कि उत्तर ले। देखो, पारंपरिक चूल्हे से गांव में, जैसे अभी भी गांव में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, चूल्ही पे। आधुनिक रूप से गैस चूल्हा आ गया है। ठीक है, सिलबट्टा पे मसाला पीस के आधुनिक युग में पारंपरिक तरीके से हम लोग पीस के खाते थे, लेकिन अभी ये मशीन आ गया है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया है। समय के साथ पाक पद्धति में परिवर्तन ऑब्वियस सी बात है। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ है? भोजन पकाने की पद्धति, जिन्हें पाक पद्धति कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई है। पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धति में बहुत अंतर हो गया। पहले के समय भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, और इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, जो कि विद्युत चालक पिसाई मशीन है, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धति में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तन के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकता है। अब भोजन का क्या क्या घटक है यह देखते हैं। भोजन का क्या क्या घटक है। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। ठीक है, स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। देखिए, इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हमें थका हुआ महसूस करते हैं, हम कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उनके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? सवाल है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में से एक है। ठीक है, याद करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिटा देते हैं इसको, हाईलाइट कर देते हैं। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में
आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में से एक है। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू, शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, केला, अनानास, आम और मक्का, ये सब कार्बोहाइड्रेट से भरपूर मात्रा में इसमें रहता है, ये सब आहार में। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? लड्डू का मुख्य सामग्री बेसन होता है, आटा होता है, घी, गुड़ और चीनी होता है। गोंद और अनेक प्रकार के मेवे होते हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य संघटक के रूप में रखा जाता है, जिसे हम वसा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये बच्चा बालक क्या कर रहा है। हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, याद आ गया इसे। आगे पढ़ते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे और कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए, वसा के स्रोत पादप और जंतु आधारित हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज वसा के कुछ अन्य स्रोत हैं। सारी स्रोत का इसमें दिया हुआ, सॉरी, यहाँ आप वसा के प्रमुख स्रोतों के नाम देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, याद रखेंगे इस चीज को। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। ध्रुवीय भालू, याद रखेंगे, पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में। ध्रुवीय भालू त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित करती है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पादक और दालें प्रोटीन के लिए अच्छे स्रोत है। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। इसे भी हाईलाइट कर दीजिए, इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। किसे? प्रोटीन को। देखिए, पादप स्रोत है ये सब, और ये जंतु स्रोत है, जैसे कि मुर्गे का मांस, पनीर, दूध, अंडा, मछली। आइए देखिए, पादप स्रोत में मटर, चना, मूंग, अरहर, राजमा और सोयाबीन इत्यादि है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए हमें आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे दैनिक आहार का भाग है? क्या आपने कभी छत्रक, मशरूम देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थान पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। आपको क्या लगता है हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, सब्जी, पादप आधारित खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य संगठनों के महत्व को समझते हैं। पहला अध्ययन है, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूरों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने
नींबू और संतरों का सेवन किया हुए रोग से मुक्त हो गए हैं। मसूरों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग का लक्षण है। ठीक है, इसको लाल से हम कहते हैं, मसूरों में रक्त आना और सूजन होना स्कर्वी रोग का लक्षण है। ठीक है, अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ है? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक होते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायक होता है। एक बार फिर से इसे पढ़ लेंगे। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायक होता है। दूसरा जो अध्ययन है, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन जैसे घेंघा नामक रोग का लक्षण होता है। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपर्युक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो जाते हैं। ठीक है, घेंघा रोग देख सकते हैं गर्दन में, यहाँ घेंघा रोग प्योर गर्दन में होता है। देखिए, अध्ययन 2 के अनुसार क्या निष्कर्ष निकाला है? आपने समाचार पत्र और विज्ञापनों में आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका क्या अर्थ होता है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। देखिए, नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे कण गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य संगठनों के स्रोत और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोग के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र से सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए तथा पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। ठीक है, देखे गए लक्षणों के संभावित कारण सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के भी सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए भी कहिए। ठीक है, देखिए, विटामिन ए, ये इसका क्या कहा? आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये इसका स्रोत क्या है? गाजर, पपीता, आम और दूध। इससे क्या होता है? दृष्टि का ह्रास हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। लक्षण क्या है? दुर्बल दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे रतौंधी कहते हैं। कभी कभी पूर्ण रूप से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, रतौंधी। वैसे सवाल और में रतौंधी ही पूछा जाता है, याद रखेंगे रतौंधी। आगे और भी है, जैसे कि विटामिन, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विटामिन बी हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। इसका देखिए, इसका स्रोत जो है फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ है। ठीक है, बेरी नमक रोग होता है। इसी तरह से पढ़ लेंगे। विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, और कैल्शियम, आयोडीन और आयरन लौह तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वीडियो को रोक कर भी आप उसे पढ़ सकते हैं। आपने यह सीखा, पढ़ना नहीं है, उसे याद कर लेना है, इसीलिए हम उसको स्किप कर दिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको याद कर लेना है। चित्र 3.5 में आपने यह सीखा कि विटामिन ए, B1, C और D और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटक 2 समूह में है। हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से क्षमता करते हैं, लेकिन हम विटामिन और खनिज की कमी कारण होने वाले रोग या विकार को कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है स्रोत। विटामिन ए के स्रोत है गाजर है, आम है, पपीता है, दूध है। B1 के स्रोत है अलसी के बीज है, पनीर है, कद्दू के बीज है, चावल है, दूध है। इसी तरह से याद कर लेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। ठीक है, हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित है। विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। सुरक्षात्मक, देखिए विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व शरीर को रोगों से बचाता है तथा हमें स्वस्थ रखता है। हमारे माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह जरूर दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं। यद्यपि विटामिन और खनिज की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कच्ची और पकी हुई साग सब्जी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन C के कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कौन सा? देखिए, याद रखिए, खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से कुछ विटामिन C और कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगा? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। देखिए, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त हो जाता है? ये सोच रहा है। नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये देखिए, साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में विटामिन D बनता है। ये कह रहा है, याद रखेंगे इस चीज को। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन D बनता है। आगे, फल और साग आहारीय रेशे, फाइबर जो है आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखेंगे इस अभी जो पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या है, आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें रुक्षांश कहा जाता है, देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें हम रुक्षांश कहते हैं, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर के अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये रुक्षांश वर्ड जो है ना, यही इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। कौन? रुक्षांश। हमारे शरीर कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। देखिए, और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पाद द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दाल और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। स्रोत को भी ध्यान में रख लेंगे। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दाल, मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं।
वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? जल। देखिए, जहाँ तक संभव स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमारे स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना महत्वपूर्ण है और पीना चाहिए। वैज्ञानिक से परिचय, इसे हम स्किप वैसे कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी टाइम 23-25 मिनट अभी हो चुका है, अभी बहुत बाकी है, इसलिए स्किप कर देते हैं इसको। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? आइए जाने कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड महत्वपूर्ण है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जाने हम कुछ पदार्थ में मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं। देखिए, मंड का परीक्षण के लिए स्टार्च, कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं जिसमें मंड उपस्थित है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डाल दें। ठीक है, छोटा सा आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डाल दें। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में रख सकते हैं। यह नीला काला हो जाएगा। ठीक है, नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यही है, नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, अब आगे है वसा के परीक्षण के लिए क्या करेंगे। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज के लपेटे उसे दबाएं। ध्यान रहे कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज किसी प्रकार की तेलीय धब्बा बन जाता है? आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का क्या कारण है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? बिल्कुल देगा। कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है इसका अवलोकन कीजिए। ठीक है, देखिए यही है, हाईलाइट कर देते हैं। कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब प्रोटीन की परीक्षण कैसे करें कि प्रोटीन है कि नहीं है। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलाप में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसे सरल मसूल का उपयोग करके पेस्ट बना लीजिए या चूर्ण बना लीजिए। इसमें कुछ सावधानियां हैं। ये रसायन हानिकारक है, इनका उपयोग सावधानी से किया जाता है। इसके लिए रसायन को तब तक न छुए जब तक ऐसा करने के लिए आपसे न कहा गया हो। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लीजिए। कोई रसायन अपने मुंह में ना डालें और ना ही सूंघने का प्रयास करें। ठीक है, इस सावधानी को बरतने की ज़रूरत है। यही दिया हुआ है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परखनली में डालें। प्रत्येक परखनली में 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें। अच्छी तरह हिला दें। ड्रॉपर की उपयोग करके प्रत्येक परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालें। देखिए कौन सा विलयन डालना है, कॉपर सल्फेट की 2 बूंद विलयन डालना है। अब एक और ड्रॉपर ले, प्रत्येक परखनली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। कौन चीज़? कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डाल दें। परखनली को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद कुछ मिनट तक ऐसे ही रखने दें। इस चित्र में आप देख सकते हैं सोयाबीन, मटर, मूंगफली, चावल, ब्रेड, खरल और मसूल। मसूल किस चीज़ के लिए? पीसने के लिए। ठीक है, ब्रेड है, चावल है, मूंगफली, ये सब का परीक्षण करेगा। आगे आपने क्या देखा, कुछ परखनलियों के पदार्थ बैगनी रंग के हो गए हैं। किस रंग के हो गए हैं? बैगनी रंग के हो गए हैं। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे पढ़ते हैं।
कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन वसा दोनों की उपस्थिति को दर्शाता है? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों होता है, देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी गई है। यह इंगित करना है कि हम जो आहार खाते हैं उनमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है? इनमें से किन खाद्य पदार्थों को आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना, इस कॉलम को आप भर सकते हैं। जैसे आलू में क्या क्या है, खीरा में क्या है, उबले चने में क्या है, उबले चावल, उबले चने, मूंगफली, रोटी, ब्रेड, मक्खन, नारियल, अन्न में क्या क्या है। ठीक है। अब है संतुलित आहार, बहुत इंपॉर्टेंट है संतुलित आहार पढ़ने के लिए। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकता समान होती है? क्या आपको और आपके दादा दादी, नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवनशैली आदि के अनुसार अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है। इसकी पता कैसे करें? एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार कीजिए। यह जांच कीजिए कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व, अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्व अथवा अन्य घटकों को इनमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। देख लीजिए, ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल सही मात्रा में, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यही है संतुलित आहार। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। देखिए, आलू के चिप्स है, इसमें ऊर्जा है 536 किलो कैलोरी, वसा है 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 53 ग्राम, प्रोटीन है 7 ग्राम और आहार या रेशे हैं वही वृक्षांश 4.8 ग्राम। ये जो भुने हुए चने हैं इसमें ऊर्जा है 355 किलो कैलोरी, वसा है 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 58.58 ग्राम, प्रोटीन है 18.64 ग्राम और आहार या रेशे हैं 16.8 ग्राम। इसमें आहार या रेशे था 4.8 ग्राम। ठीक है। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे? क्या कुछ पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहार या रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थ को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी कि जंक फूड कहते हैं अंग्रेजी में, अस्वास्थ्य प्रद खाद्य। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोहाइड्रेट, पेय शामिल है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। इसके अधिक सेवन से अत्यधिक मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधित रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल और सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत ही अनिवार्य है। जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? देखिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी परवलीकरण, फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। अभी भी बहुत है, ऑलरेडी 34 मिनट्स हो चुका है। मिलेट यानी कि मोटा अनाज पोषक तत्व, संभवतः हमारे ज्वार, बाजरा, रागी और सांबा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं।
इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थिति में सहजता से उगाया जाता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कद्दन मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कद्दन से बने खाद्य पदार्थ देखे हैं? सावा, बनियाड, मिलेट। कद्दन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का विभिन्न अंग है। ये हमारे अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशे के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद्य मिल, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। देखिए, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम रोटी खाते हैं उससे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करते हैं। किसान द्वारा गेहूँ उगाना। देखिए, इस चित्र को समझिए। किसान द्वारा गेहूँ उगाना, उसके बाद उसकी कटाई, मराई और रोसाई करना, उसका भंडारण करना, उसको तब अनाज पीसना और पैक करना, फिर दुकान तक आने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना और उसके बाद थाली में जाना। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील यानी कि फूड माइल कहा जाता है। इस खाद्य मील को कम करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसाय को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अत्यधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं तथा यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकेंगे। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा यानी कि टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ खाएं, मिल बंटकर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। प्रमुख शब्द कार्बोहाइड्रेट, पाक पद्धति, अवजन, वसा, ठीक है, ये सब तो जानते ही हैं। इसका सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश तो वैसे भी हम हर चैप्टर का पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। संपूर्ण भारत में लोग विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होता है। ठीक, किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, विभिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, खाद्य प्राथमिकता, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की आदतें भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ पाक पद्धति परिवर्तन हो गई है। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीके में बहुत अंतर हो गया है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है। देखिए, सिंपल में यहाँ लिखा हुआ है, आहार हमें ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करती है। ठीक है, यह हमें स्वस्थ रहने के लिए मदद करता है और रोगों से भी बचाता है। हमारे शरीर में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा है। कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज है। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी भोजन के आवश्यक घटक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। यही है, ये भी कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। याद रखेंगे, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमें संक्रमण से बचाता है और स्वस्थ रखता है। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करना है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक की कमी से रोग या विकार हो सकते हैं। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा, वसा की मात्रा अधिक होती है, किंतु प्रोटीन, खनिज और विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थिति में आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे गृह
के लिए भी अच्छा है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा इसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को खाद्य मील कहते हैं। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करनी चाहिए, हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। आइए और अधिक करके सीखिए। ये सब तो खैर बाद की बात है, आप लोग देख लेंगे। चलिए, लग रहा है आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। जी, ये ख़त्म हो चुका। सारांश, ये जो सारांश होता है ये हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। कल चौथा अध्याय पढ़ेंगे। अभी उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इसे हमने पढ़ा है। इसके आप लोग क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। क्वेश्चन बनाने से बहुत कुछ दूर होता है, यानी कि अब पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन बनाने से सारी समस्या दूर हो जाती है। अगर कितना याद है, कितना पानी में है, इससे क्वेश्चन बनाने से ही यह चीज़ दूर होता है। ठीक है।